हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्राउंड पे, राइट। तो बेसिकली दिस इज पार्ट 2। नाउ अपन फटाफट से शुरुआत करेंगे। देखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। नाउ दिस इज अ पार्ट सेकंड। दिस इज अ पार्ट सेकंड ऑफ विच वीडियो। अपन ने जो वाटर ओशन का बनाया, इसका पार्ट सेकंड है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी काम कर रहा हूं अपने एमसीक्यूज पर। जो अपन एमसीक्यूज पे नहीं, बेसिकली मैं उसे क्यूएनए सेशन कहूंगा। क्यूएनए सेशन मतलब अपन थ्योरेटिकल सेशन पे काम कर रहे हैं। थ्योरेटिकल सेशन सर कैसे? अब एमसीक्यूज पे काम नहीं कर रहा हूं। आपको क्वेश्चंस बोलूंगा, उसके क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ेंगे और उस क्वेश्चंस के आंसर अपन पॉइंट वाइज बाय पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। पॉइंट बाय पॉइंट, राइट। अपन को बहुत टाइम हो चुका है। देखो सर, अपन को बहुत टाइम हो चुका है, अपन बहुत परेशान हो चुके हैं, राइट। बहुत परेशान हो चुके हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके अलावा अपन फ्लो डायग्राम बनाएंगे, एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे, उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। एक उससे अपन बड़ी आसानी से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन करने, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़े। आगे बढ़े, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे मकान में काम चल रहा है, साइड वाले मकान में। तो मे भी शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बार बार डिस्टर्बेंस हो। तो मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि अभी देख लो मैं इतनी देर वीडियो बना नहीं रहा था, तब ये काम चल नहीं रहा था, तब ये बंद हो गया था और अब वापस से स्टार्ट हो गया। वीडियो बनाने लगो और इनके काम स्टार्ट हो जाता है। चलो फिर भी कोई ना, अपन चलो स्टार्ट तो कर देते हैं। मैं चलो आपको एक काम की बात बता देता हूँ, ये तो चलता रहेगा। देखो, अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, श्री बिपिन रावत जी। उनका हाल ही में देहांत हो गया है, मतलब उनका कल ही देहांत हुआ है। श्री बिपिन रावत जी की मैं बारे में बात करने जा रहा हूँ। श्री बिपिन रावत जी, वो भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और उनके अलावा उनकी वाइफ और अदर 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 मतलब शायद 11 मेंबर्स अलग से हैं। और प्लस वो दो, जो उनकी वाइफ और श्री विपिन रावत जी, इनके अलावा विंग कमांडर, बहुत सारे विंग कमांडर, एक ग्रुप कैप्टन अभी फिलहाल हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। बेसिकली जितनी भी ज़्यादा डेथ हुई है, सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो है बर्न इंजरीज मतलब जो उनका हेलीकॉप्टर जहाँ सुनूर में क्रैश हुआ। आई होप आप इस सबकी न्यूज़ देख रहे होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो, जो श्री बिपिन रावत जी थे ना सर, ये वीवीआईपी पर्सन में आते थे। ये जो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे ना, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर था। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का मतलब होता है सर, ऐसा हेलीकॉप्टर जो सिर्फ भारत में 4 लोग यूज करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वीपी। ये लोग ना इतना इरिटेट करते हैं मेरे को, इतना इरिटेट करते हैं दोस्तों, इतना इरिटेट करते हैं कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। और जो मेरे मन से कुछ, जो मेरे मुख से शुभ वाणी निकलती है ना, वो मैं अंदर ही दबा के रह जाता हूं। अभी पता है, इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी बेचने आ रहे हैं, मैं इनके लिए बुरे कुछ बोलना नहीं चाह रहा, बुरा ना इनके बारे में बुरा सोचता हूं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ये कर रहे हैं, जो भी कुछ ये कर रहे जा रहे हैं, बस ये ऐसा लगता है कि इनको किसी इंसान का कोई काम ही नहीं है, कोई इंसान इस चीज से डिस्टर्ब ही नहीं होगा बस। लेकिन खैर छोड़ो, राइट। सो वीवीआईपी, खैर अब तो वोकल फॉर लोकल का काम भी हो गया ना। वोकल फॉर लोकल प्राइम मिनिस्टर जी की पहल है, बहुत अच्छी पहल है, इसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं पहले ही भी बता दिया और अभी भी बता चुका हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं प्राइम मिनिस्टर के हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ऐसा कुछ कहा ना ना ना। ठीक है, तो ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर था, जो इनके पास था, फुल हाई, मतलब ऐसा फुल हाई टेक्नोलॉजी, फुल हाई टेक्नोलॉजी, फुल हाई सेफ्टी। सेफ्टी की बात करूंगा तो सेफ्टी भी बहुत ज्यादा थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब बेसिकली वो धुंध में था, फोग था, तो शायद इस वजह से क्रैश हो गया। बट मैं एक बात बताऊं आपको कि वहां उस फाइटर प्लेट में, उस हेलीकॉप्टर में ऐसा फंक्शन भी उपलब्ध था कि जैसे जनरली हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में एक वो आता है जिसमें अपन एक तरीके के स्टीयरिंग व्हील समझ सकते हो, स्टीयरिंग व्हील टाइप का, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे। तो उसे खींच के आप उड़ाते हैं जनरली हेलीकॉप्टर वगैरह। बट वो एक ऐसा हेलीकॉप्टर था ये जो जिसमें ये आए थे। तो इसमें एक पुश बटन होता है ना, बटन से भी आप ऊपर नीचे कर, इतना हाई टेक्नोलॉजी, इतनी हाई चीज थी सब। ऐसा भारत में आने मतलब ऐसा भारत में आगे आने वाले 10 सालों तक में भी ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं यूज करेंगे। मैं एक सेकंड के लिए पोस्ट कर रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आई डोंट नो मेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं समझ, या तो यही लोग काम कर ले या मुझे कर लेने दे। हद हो चुकी है गाइस, हद हो चुकी है, मैं इतना इरिटेट हो चुका हूँ इनसे।
इतना ज़्यादा परेशान कर रखे हैं ये लोग। मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता। मतलब मैं सोचता हूँ बहुत एनर्जेटिक तरीके से आता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोच के आता हूँ कि आज स्टूडेंट्स को ये पढ़ाऊंगा, आज मैं ये टॉपिक बताऊंगा, कुछ नई चीज़ बताऊंगा। जनरली मैं अभी बताने वाला था कि वो हेलीकॉप्टर में क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और जो हेलीकॉप्टर के जो पायलट होते हैं, जनरली लोग बोल रहे हैं कि शायद पायलट, तो सर ऐसा पायलट भारत में हर पायलट मतलब मुश्किल से 10 से 12 लोग ही ऐसे होंगे जो कि इतने इतने ज़्यादा इतने ज़्यादा एफर्टलेस, इतने ज़्यादा एफर्ट, मतलब जिनके पास होते हैं इतने ज़्यादा एफर्ट ये पायलट के पास होते हैं, जितनी ज़्यादा इनको नॉलेज होती है, ये हर कोई नहीं बन जाता सर। उस हेलीकॉप्टर के पायलट जो हैं वो हर कोई नहीं बन जाता है। बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस होने के बाद सर वो आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आप हेलीकॉप्टर या प्लेन या फिर जो भी आप उनका उड़ा रहे हैं, तो वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का उड़ा रहे हैं सर, हर कोई नहीं है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यार एक बात सोचो ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत के जो मतलब ऐसा होता है ना कि आर्मी चीफ है, जो नेवी चीफ है, जो एयर मार्शल है, उन तीनों के हेड होते हैं। ये तीनों जो रिपोर्ट करते हैं सर, ये तीनों अपने आप में इनको रिपोर्ट करते हैं, सीडीएस को, समझ पा रहे। और सीडीएस फिर आगे जाके रिपोर्ट करता है सर, वो है भारत के रक्षा मंत्री को, भारत के रक्षा मंत्री जो कि श्री राजनाथ सिंह है, श्री राजनाथ सिंह है। कभी देखना वो जिनके बाल नहीं है सर में, एक बार आप देखना श्री राजनाथ सिंह है। काफी अच्छी मिनिस्ट्री है बेसिकली, देखा जाए ना प्राइम मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री कुछ मतलब जनरली श्रीमती निर्मला सीतारमन जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है। और मैं इस बात का बहुत आभार प्रकट करता हूं कभी कभी जब मुझे लगता है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कि वो भारत की महिलाओं को एक फेस अभी पहले सुषमा स्वराज जी जो थी, सुषमा स्वराज जी वो भारत की विदेश मंत्री थी। सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी, उनका निधन हो चुका है। और लेट यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, लेट सुषमा स्वराज जिनका भारत अभी निधन हो गया है। मनोहर पर्रिकर जिनका भी निधन हो चुका है, एक अच्छे मिनिस्टर्स है ना। बात करेंगे कांग्रेस की, जो श्री राहुल गांधी कांग्रेस के अभी आई थिंक कांग्रेस में है, वो पार्टी चीफ है या नहीं है उसका मेरे को आइडिया नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जो कि राजीव गांधी की राजीव गांधी की आई थिंक वाइफ रही है, आई डोंट नो। सब खैर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अलावा आगे कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ नाउ अपन ने ये तक पढ़ लिया था, ओशियन डीप्स एंड ट्रेंचेस अपन ने पढ़ ली थी। जरा अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं मेरे साथ यानी जुड़े हुए हैं आप रोहित के साथ। और जरा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं आप सभी को। तो थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो ज़रा एक सेकंड के लिए बने रहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। माइनर रिलीफ फीचर बेसिकली अपन वहां तक पढ़ लिए थे, ओशियन ट्रेंचेस वगैरह अपन ने सब कुछ पढ़ लिया था ना। अब पढ़ने वाले हैं सर माइनर रिलीफ फीचर। माइनर रिलीफ फीचर, इधर एक हेडिंग डालो। अब माइनर रिलीफ फीचर में सर इधर हेडिंग डालने के बाद यहां पर पॉइंट्स बना के अपन लिखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर्स, some minor but significant features predominate in different part of the oceans। बेसिकली अपन ने अभी मेजर रिलीफ फीचर पढ़े थे। देखो अपन ने मेजर रिलीफ फीचर पढ़े अभी, लेकिन कुछ जरा मैं यहां पर लिखूं आप लोगों के लिए, जरा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो हर बार नोट इट ओनली, मतलब जो मेजर फीचर होते हैं, मेजर रिलीफ फीचर, जो मेजर रिलीफ RELIEF राइट, मेजर रिलीफ फीचर, मेजर रिलीफ फीचर होते हैं हर बार वो डोमिनेट करे, ये तो होता ही होता है। लेकिन माइनर रिलीफ फीचर है वो डोमिनेट ना करे, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स जरा मेरे साथ लिखेंगे यहां पर, आप आपकी राइटिंग में लिखो। समटाइम्स माइनर रिलीफ फीचर, माइनर रिलीफ फीचर आर डोमिनेंट, बस इतना सा लिख दो। फीचर्स आर डोमिनेंट्स ऐसा लिख दो। सो मेजर फीचर्स ऑन द ओशियन फ्लोर, सम माइनर बट सिग्निफिकेंट फीचर्स प्रीडोमिनेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओशियन, आर डोमिनेंट इन द ओशियन, इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओशियन ऐसे लिख दो, इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओशियन।
राइट यहां तक यदि कोई डाउट हो तो बताओ, आगे बढ़ू, चलो आ जाओ। मिड ओशियन रीजेस, मिड ओशियन रीजेस क्या होती है जरा समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, मेरे यानी रोहित के साथ। मिड ओशियन रीजेस क्या होती है कि a mid-oceanic ridges is composed of two chains of mountains separated by a large depression, separated by a large depression. So the mountain ranges can have peaks as high as 250 to 2500 meter and some even reaches above the ocean surface. मतलब आइसलैंड जो है a part of the mid Atlantic ridge is an example. आइसलैंड के बारे में मैं बात करूंगा। सो बेसिकली क्या होता है ना, देखो मिड मिड ओशियन रीज क्या होती है जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये सी लेवल है, ये सी लेवल आपको दिखाई दे रहा है और ये जनरली ये सी लेवल है और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ब्लैक स्मोकर है, मरीन सेडिमेंट, यहाँ पे कूलिंग ऑफ लिथोस्फेयर, यहाँ पे या फिर सब्सिडीज एंड सबडक्शंस, प्लेग प्लस सीपीएक्स, ओएल प्लस सीपीएक्स, ये सब फालतू की बातें हैं, अभी नहीं पढ़ना है। लिथोस्फेयर मेंटल और ये मोर्ब है, तो ये जो होता है ना मिडल ओशन रीज होता है। आगे बढ़े, चलो जी। नाउ सबमरीन कैनियन क्या होता है? सबमरीन कैनियन दे आर डीप वैलीज, दे आर ऑब्वियसली सबमरीन के नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट आर दे आर डीप वैलीज, व्हाट दे आर डीप वैलीज, राइट। सो आर दे आर डीप वैलीज। जरा एक बार पेन चेंज करूंगा मैं, मेरे को क्या है ना जम नहीं रहा यार यहां से। ठीक है, ये वाला ज्यादा सही रहेगा। अब मैं सबमरीन कैनियन के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। सो दीज आर डीप वैलीज, दीज आर डीप वैलीज। ऑब्वियसली बात है, यदि सबमरीन के बारे में बात करूंगा तो सबमरीन के लिए कौन सी वैलीज होना जरूरी है? डीप वैलीज होना जरूरी है। सम कंफर्टेबल ऑफ द ग्रैंड कैनियन ऑफ द कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जरा कहां पर है इसके बारे में मैं अभी मैप में बता दूंगा आप लोगों को। मैंने एक तो वर्ड मैप नहीं बताया ना आप लोगों को, तो वर्ड मैप के लिए मैं अभी जब अपन इसका क्यूएनए करेंगे ना, तो क्यूएनए में मैं वर्ड मैप का ले आऊंगा। एक्चुअली मेरे को याद नहीं रहता और अपनी क्लास ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन इन द सेंस लाइक मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बेसिकली उस वक्त यदि आप लाइव क्लासेस में होंगे ना, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर कर पाऊंगा, राइट। दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स and slopes, often extending from the mouth of the large rivers. The Hudson Canyon is the best known submarine canyon in the world. जरा समझने की कोशिश करेंगे फिर से। सबमरीन कैनियन क्या होता है? सबमरीन कैनियन बेसिकली फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सबमरीन कैनियन के लिए कि ये डीप होती है सर, ठीक है, डीप होती है। और दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स एंड स्लोप्स, सो एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द लार्ज रिवर्स। एंड और कहां तक फैली रहती है जरा, ये जो रिवर्स के जो रिवर्स तक फैली रहती है। बेसिकली अपन यहां पर लिख सकते हैं, बेसिकली मैं यहां पर पॉइंट डाल के लिख सकता हूं कि सर ये रिवर्स तक, ये रिवर्स तक फैली होती है। इसके अलावा जो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हडसन कैनियन, हडसन कैनियन, राइट। नाउ ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक पॉइंट करके लिखो, हडसन वैली, हडसन कैनियन इज ए सबमरीन कैनियन, हडसन कैनियन इज ए सबमरीन कैनियन, जरा लिख दो यहां पर, हडसन कैनियन इज द सबमरीन कैनियन। चलो नाउ आगे बढ़ो। ग्योट्स क्या होते हैं जरा समझने की कोशिश करेंगे। इट इज ए फ्लैट टॉप एंड सी माउंट, सी माउंट फ्लो, मतलब जो फ्लैट होते हैं कैसे होते हैं जरा फोटो देखेंगे, ये देखो। अब ये इस तरीके से होते हैं सर, ये इस तरीके से होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं सर। ये जो दिख रहा है आपको, ये है सर ग्योट्स। अब मैं ये समझ पा रहा हूं, ये होते हैं सर ग्योट्स, राइट। सो दे शो एविडेंस ऑफ ग्रेडुअल सब्सटेंसेस, ग्रेडुअल मतलब ग्रेडुअल समझ रहे हो, जिसमें ग्रेडियंट होती है, through stage to become flat topped submerged mountains, right? So it is estimated to more than 10,000 sea mounts and fjords exist in the Pacific Ocean alone. मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, कि मैं अकेले पैसिफिक ओशन के बारे में बात करूंगा ना, सिर्फ पैसिफिक ओशन, सो वहां पर ही आपको 10,000 से ज्यादा मिल जाएंगे, 10,000 से ज्यादा मिल जाएंगे सर पैसिफिक ओशन अकेले में, ग्योट्स वगैरह। आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो ग्योट्स समझ में आ रहा है। सो बेसिकली ग्योट्स के बारे में यदि मैं पूछूं
पहली बात तो यदि आपसे सबमरीन कैनियन के बारे में पूछूंगा तो ये डीप वैलीज होती हैं, और बेसिकली डीप वैलीज होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि एक कोलोराडो भी है, कोलोराडो कैनियन है, उसके अलावा हम्बर्ट कैनियन है, हडसन कैनियन है, सॉरी, हाँ हडसन कैनियन है, दैट इज एन लार्जेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड फॉर किसके लिए, सबमरीन कैनियन के लिए, राइट। सो इट इज एस्टिमेटेड मोर देन 10,000। आगे बढ़ते हैं जरा, मेरी तरफ से ग्रेड्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद जरा थोड़ा सा मेहनत करेंगे। अब आएंगे सर अटोल। व्हाट इज अटोल? व्हाट इज अटोल? अटोल क्या होता है सर? दीज आर लो आइलैंड फाउंड इन अ ट्रॉपिकल ओशियन। ट्रॉपिकल ओशियन समझ रहे हो कि जो इस ये वाला जो जोन होता है अर्थ का, मैंने जो ट्रॉपिकल जोन बताया, सर उस ट्रॉपिकल जोन के अंदर होना जरूरी है वो ओशियन, दैट कॉल्स ट्रॉपिकल ओशियंस। सो कोरल रीफ का मतलब होता है सर कोरल बत्ती, कोरल प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति आप समझ सकते हो, प्रवाल भित्ति हिंदी मीडियम वालों, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति के लिए एक आपको पता होगा मूंगा की दीवार जो कि पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है, मूंगा की दीवार उसे कहा जाता है। वो है सर वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ वहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे साथ फटाफट से, ग्रेट एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे। So these are low island found of the tropical oceans consisting of the coral reef solid जिसे प्रवाल भित्ति बोलते हैं, सराउंडिंग इन सेंट्रल डिप्रेशन। इट मे बी ए पार्ट ऑफ द सी, लगून का पार्ट भी हो सकता है, सी का पार्ट भी हो सकता है, और समटाइम्स फॉर इनक्लोजिंग ए बॉडी ऑफ फ्रेश बैक मतलब ब्रेकिश और हाईली सलाइन वाटर, अटोल के बारे में यहां पर जानकारी मिल रही है, दैट इज अटोल। जरा मैं एक बार आपको डेफिनेशन फिर से समझा देता हूं। दीज आर लो आइलैंड, पहली पॉइंट पे आ जाओ सर, ये क्या होते हैं सर? लो आइलैंड होते हैं। दीज आर लो आइलैंड्स, फर्स्ट चीज। ट्रॉपिकल ओशियन में फाउंड होते हैं, सेकंड चीज दे आर वेर दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशियन। बस ऐसे पॉइंट बना के लिख दो फटाफट से नोटबुक में। ऑफ कोरल रीफ सराउंडिंग ए सेंट्रल डिप्रेशन, इट मे बी ए पार्ट ऑफ सी, कोरल रीफ इट मे बी ए पार्ट ऑफ सी, समुद्र का पार्ट भी हो सकता है, और समटाइम्स इन इनक्लोजिंग अ बॉडी ऑफ फ्रेश ब्रेकिश एंड एटसेट्रा फलाना ढिमकाना। अब ये जरा देखो, ये क्या प्रवाल भित्ति दिख रही है? सर प्रवाल भित्ति दिख रही है, बिल्कुल सर मुझे दिख रही है। क्या समुद्र का पार्ट है? बिल्कुल है सर समुद्र का पार्ट। क्या ये लो आइलैंड है? एक तरीके से आइलैंड ही तो है, एक तरीके से आइलैंड। यहां पर खड़े हो जाओगे तो क्या डूब जाओगे क्या? अरे नहीं डूबोगे भैया, नहीं डूबोगे, अरे नहीं डूबोगे, राइट। तो दैट कॉल्स प्रवाल भित्ति, दैट कॉल्स कोरल रीफ। एक तरीके से कोरल रीफ होती है सर, कोरल रीफ होती है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े जरा। अटोल, जिसे अटोल बोलते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए ओशियन वाटर, और फिर इस टेम्परेचर का अपन सर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसे अपन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद अपन सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसे भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में डिफाइन करेंगे। जरा मैं एक सेकंड के लिए पानी पी लेता हूं ना, ओके ठीक है, एक सेकंड के लिए आगे बढ़े ना। अब टेम्परेचर ऑफ द ओशियन वाटर का सर टेम्परेचर कैसे बात करूंगा सर कि जो ओशियन वाटर में सर टेम्परेचर में क्या फर्क होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब जो टेम्परेचर को अपन ने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर में बांटा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में मैंने इसको डिवाइड किया। और सर ये कौन कौन से टेम्परेचर होते हैं जरा इसके बारे में मैं जानकारी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे सर कौन से फैक्टर्स आ गए जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को? अरे बोल, यहां तक समझ में आया क्या? अरे बोलेगा। लेटीट्यूड क्या अफेक्ट करता है? बिल्कुल सर, लेटीट्यूड क्यों अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ लेटीट्यूड के बारे में क्या पढ़ूंगा जरा समझने की कोशिश करेंगे। जो सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है, जरा एक सेकंड के लिए रुको, हाइलाइटर का यूज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेटीट्यूड एक टॉप पॉइंट है, राइट, तो इसको अलग से हाईलाइट कर दूंगा मैं। और अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं तो वो समझेंगे अपन सब मिलके। अब मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, ये ऐसे वाटर है,
ठीक है, ये बन गया अपना। अब ये सर बाढ़ आ गई सर यहां पर, अब ये अपना बन गया ऐसे करके। ठीक है, अब ये अपना सर बन गया। जरा अरे यार समझ जाना यार, देखो ज्यादा दिमाग तो लगाना मत। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर, अब ये जो सरफेस का ये जो वाटर है, अब ये जो सरफेस पे जो वाटर बना हुआ है, डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज पोलवार्ड। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जरा मैंने वर्ड मैप लगाया है क्या इसमें, वर्ड मैप लगाया है क्या, नहीं लगाया, जरा यहीं पे समझेंगे। ये सर ये अपना ये है वर्ड है, और इसमें ये जो सर ये इक्वेटर है, ऊपर जो ओपन उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। नीचे की तरफ जाएंगे, ये यहां पर आते हैं सर पोल, यहां पर आते हैं सर पोल, इसे बोलते हैं सर नॉर्थ पोल, इसे बोलते हैं सर नॉर्थ पोल, इसे बोलते हैं सर साउथ पोल। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब टेम्परेचर जो सरफेस वाटर का सरफेस का जो टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज कब होगा कि जब वो है पोल की तरफ बढ़ते जाएगा, वो जब पोल की तरफ जाता जाएगा तो जो सरफेस का टेम्परेचर है क्या वो कम होता जाएगा। ध्रुवों पर सबसे ज्यादा ठंड होती है। एक बात बताऊं आप लोगों को, जरा समझने की कोशिश करना। अब मैंने ये वर्ड बनाया जरा, अब मैंने ये वर्ड बनाया जरा, इसमें मैंने कलर सेलेक्ट करा, मैंने एक कलर ये सेलेक्ट कर दिया सर, एक कलर ये सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद जरा फिर से मैंने कलर सेलेक्ट किया कि मास्टर मुझे समझ नहीं आ रहा तो जो बता रहा है, मैंने बोला भाई ये एक और कलर है, ये एक और कलर है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जरा ये एरिया को देखो और जरा इस एरिया को देखो, इसके बाद जरा इस एरिया को देखो, इसके बाद जरा इस एरिया को देखो, ये जो एरिया है, तो क्या यहां कहीं भारत है? तो ये जो एरिया है, ये इस एरिया में ही भारत पाकिस्तान जितने भी कंट्रीज हैं क्या वो हैं? अब अब यदि मैं इधर के इधर इस कंट्रीज की बात करूंगा तो क्या सारे लोग गोरे होते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अब जितना ज्यादा पोल के नजदीक जाते जाएंगे उतने ज्यादा लोगों के चेहरे पे सफेद सफेद होते जाएंगे। और वो क्यों है? जरा आप चाइना के लोगों को देखेंगे, जरा आप रशिया के लोगों को देखेंगे, वो भले ही अपने ब्लैक और व्हाइट में भेदभाव करते हो, लेकिन सर इसमें उनका कोई दोष है ही नहीं, ये सब जियोग्राफी का लॉजिक है। जरा पोल की तरफ आप जाते जाएंगे, जितना ज्यादा पोल की तरफ जाएंगे उतनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी तो जो वाटर का जो ओशियन की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यही तो बात मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं। अब यही तो बात है जो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर आर डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। सीधे अपन इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जो वाटर के जो सरफेस का जो टेम्परेचर है, ओशियन की जो सरफेस का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज पोलवार्ड, कि जो इंसोलेशन का जो अमाउंट है ना सर वो पोलवार्ड की तरफ जाते जाते डिक्रीज होने लग जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, एक सेकंड पॉइंट ये आ गया, जरा इसको भी अंडरलाइन करो। अरे यार मास्टर मुझे समझ नहीं आ रहा तो कितनों को अंडरलाइन करवाएगा? मैं बोलूंगा भाई उतनों को करवाऊंगा जितनी की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये काम चल रहा है ना साइड में, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है इससे। देखो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर मतलब कैसे सर, जरा समझ जाना मुझे। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से ही समझ में आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा। कैसे सर? द ओशियन इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट ड्यू टू द देयर कॉन्टेक्ट विद द लार्जर एक्सटेंट ऑफ द लैंड ऑफ द ओशियन इज द सदर्न हेमिस्फीयर। एक बार बताऊं, जब मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करूंगा ना सर, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया जस्ट कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जरा आगे बढ़े, अब जरा आगे बढ़े। अब ये सर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये जो सर ये सरफेस का ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या लैंड ज्यादा है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल ज्यादा लैंड इसमें ज्यादा है। यहाँ पर सर लैंड मात्रा कम है। अब लैंड मात्रा कम है तो ये जो जो वाटर होगा ये जो सरफेस से लगेगा नहीं, ये सरफेस से लगेगा नहीं, तो सर यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और यहाँ का टेम्परेचर सर ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े। अब
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ही सही सर। अब उसमें हमारा क्या दोस्त है कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा पानी है सदर्न हेमिस्फेयर के कंपेयर में, या सदर्न हेमिस्फेयर, ऑब्वियसली सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा पानी है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा पानी है। नाउ एक्सटेंट ऑफ द लैंड दैट द ओशन इज द सदर्न हेमिस्फेयर, ये मैं क्लियर कर चुका हूं, जरा आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रिवेलिंग वाइंड का मतलब क्या होता है जरा समझेंगे। और एक तो देखो मेरे को दो चीजें लेके आनी है, एक तो आपको मैप पढ़ाऊंगा अच्छे से, मैप की क्लास लेके आऊंगा, और एक दूसरी चीज जो लेके आऊंगा सर वो कॉन्टिनेंट वाइज मैप पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और दूसरी जो चीज लेके आऊंगा वो चीज मैं लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए करंट का लॉ। करंट जो मैं पढ़ाऊंगा एक बार मैं सर से बात करूंगा कि सर मुझे ये सेशन लेके आना है, करंट एक बार आपको पढ़ाऊंगा, और एक आपको एक चीज पढ़ाऊंगा वो है मैप। दोनों चीजें मेरे को पढ़ानी है, वो याद रखना, कमेंट में जरूर डाल देना एक बार, है ना। राइट नाउ चलो आगे बढ़ो। अब मास्टर मुझे ये बता कि सर प्रिवेलिंग वाइंड और उसके मतलब क्या होता है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशियन, लैंड से टुवर्ड ओशियन की तरफ जाएगी, ड्राइव वार्म सरफेसेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर द फ्रॉम बिलो। यार मुझे एक बात बताओ, जब अर्थ से जब गर्म वेव्स जाएगी तो क्या पानी गर्म होगा? बिल्कुल सर होगा। तो ऊपर ऊपर का पानी गर्म, नीचे नीचे का पानी ठंडा होता ही है यार। अभी आप जरा पानी गर्म करने रखो रखो जो बेसिकली आप जानते नहीं होंगे, कुछ लोग ज्यादा अमीर होंगे, हो सकता है कुछ मीडियम फैमिली से हो मेरी तरह। तो मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि जब हम पानी की रोड यूज करते हैं गर्म करने के लिए, तब आप उसे बाल्टी में रखेंगे तो आप जरा देखना कि उसमें ऊपर ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा, 5 मिनट बाद देखना ऊपर ऊपर का पानी गर्म और नीचे का पानी उतना ही ठंडा, लगभग थोड़ा सा गर्म हो जाता है, मामूली सा इतना गर्म कि आप आराम से, मतलब आपको वही पानी चाहिए, राइट। सो इट्स रिजल्ट इनटू द लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशंस इन द टेम्परेचर, मतलब contrary to this the onshore winds pile up warm water near the coast and these raises the temperature को कौन बढ़ाता है? जो winds है सर ऑन शोर की, जो शोर की winds हैं वो सर टेम्परेचर, वो जो हॉट winds है, जो warm water पाइल ऑफ वार्म वाटर नियरर द कोस्ट। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। यहां पर जरा अब समझने की कोशिश करेंगे, जरा एक बार लाइक कर दो, लाइक बुक फेक कर, लाइक करो सर, लाइक करो। इसने किसने, मैंने इनको बोला था कि सही अच्छे से लिखना, बुक फेक कर मारो सर, इस बटन पे बुक फेक कर मारो। सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए और लाइक वाला बटन दब जाना चाहिए। बुक टाइटल क्या है आज हमारा? आज हमारा कोई बुक टाइटल नहीं है सर, आज हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ेंगे रोहित की जुबानी, रोहित भैया की जुबानी। आप भैया बोल सकते हैं मुझे, रोहित सर बोल सकते हैं मुझे, या सिर्फ सिंपल सर भी बोल सकते हैं मुझे, या बड़े भाई भी बोल सकते हैं, जो भी चाहो वो बोल सकते हैं। भाई की जुबानी बुक टाइटल। आगे बढ़े, राइट। सो बेसिकली ओशियन करंट्स क्या होती है, मैंने आपको बताया अभी ओशियन करंट्स के बारे में। दो टाइप की ओशियन करंट्स होती है सर, एक तो होती है हॉट और एक होती है कोल्ड, जिसमें मैक्सिको की करंट, फ्लोरिडन करंट, और पेरू की करंट, और भी बहुत सारी करंट होती है। लेकिन उसके अलावा यदि मैं लेक्स तो मैं कोई ऐसे बता सकता हूँ ना, जैसे यूएसए में सर एक होम्स करके लेक है, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर, सीधा सीधा याद हो गया। यूएसए में जितनी भी लेक्स है सब याद हो गई। दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर कहां पर है? यूएसए में। यूएसए और कनाडा की बॉर्डर बनाती है। नाउ चलो अपन काफी आगे आ चुके हैं जैसे देखा जाए तो, बस इतना ही है। नाउ ओशियन करंट्स क्या होती है? वार्म ओशियन करंट्स रेज द टेम्परेचर, जो गर्म ओशियन करंट होगी ऑब्वियसली बात है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी इन कोल्ड एरियाज, व्हाइल द कोल्ड करंट डिक्रीज द टेम्परेचर इन वार्म ओशियन एरियाज। नाउ गल्फ स्ट्रीम, मैं अभी आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट्स, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट्स रेजेस द टेम्परेचर नियरर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूरोप, व्हाइल द लेब्राडोर एक करंट है, लेब्राडोर एक करंट है जो कि कोल्ड करंट है। गल्फ स्ट्रीम लोअर्स द टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, जरा समझेंगे
कि सर मैंने एक बात बताओ कि जो ये ओशन होते हैं, अब ओशन से जो सर करंट चलेगी, सपोज करो कोई हॉट करंट चल रही है, अब हॉट करंट का मतलब क्या हो गया सर, गर्म है, गर्म है। अब ये हॉट करंट कोल्ड एरियाज में जाएगी, कोल्ड ओशन में जाएगी, या कोल्ड ओशन कोल्ड कोस्ट कोल्ड सरफेस पे जाएगी, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यदि कोल्ड सरफेस पे जाएगी तो वहां का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगी। सेम ऐसे ही यदि कोई कोल्ड करंट है, सेम ऐसे ही यदि कोल्ड करंट है, कोल्ड, और ऐसे ही यदि कोई कोल्ड करंट है, तो कोल्ड करंट कहां जाएगी सर, वो जो हॉट ओशन में जाएगी, जहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो वहां का टेम्परेचर ये क्या कर देगी सर, डिक्रीज कर देगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं, जरा समझेंगे यहां पर। क्या मैंने यही कहा कि वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर इन कोल्ड एरियाज के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, जबकि जो कि जो जबकि जो कोल्ड करंट से, जबकि जो कोल्ड करंट है वो सर डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के अंदर इन वार्म ओशन एरियाज, जो गर्म ओशन एरियाज है। नाउ उसके बाद एक लेब्राडोर करंट है, एक लेब्राडोर करंट है जो कि कोल्ड करंट है, लोअर द टेम्परेचर नियरर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। जरा मैं एक बार टेम्परेचर के रिगार्डिंग अभी ऐसा करता हूं, सुनो, इसके जस्ट बाद इसका एमसीक्यू लाता हूं मैं, है ना, साथ के साथ एमसीक्यू में आप लोगों को जितनी भी करंट्स है, जितनी भी करंट्स है ना, जितनी भी करंट्स है, ऑल करंट्स मैप वाइज पढ़ा दूंगा, मैप वाइज आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, आप लोग काफी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। मैं एक बार जरा लिख लेता हूं यहां पर मेरे पास, मेरे को एक तो पढ़ाना है आपको मैप, और उसके अलावा पढ़ाना है मेरे को ओशन करंट्स, राइट। चलो आगे बढ़े। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, अब मैंने ये बताना चाह रहा था, यही बताना चाह रहा था, इसके बाद फिर अपन सेलिनिटी पढ़ेंगे। द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशियन वाटर शोज हाउ टू टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। देखो, जितनी ज्यादा डेप्थ होती जाती है उतना ज्यादा टेम्परेचर घटता जाता है, जितनी ज्यादा पानी की डेप्थ होती जाती है उतना ज्यादा टेम्परेचर घटता जाता है। तो क्या मैं इस हिसाब से यह बोल सकता हूं कि सर क्या पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर सबसे कम होगा? बिल्कुल नहीं। एक पर्टिकुलर आप ओशन का बता ही नहीं सकते जब तक आपको ओशन का एक पर्टिकुलर भाग नहीं दे दिया जाए। अब मैं बोलूं कि सर ओशन का ये कोऑर्डिनेट है 23, 42, 26 कोऑर्डिनेट है, वहां पर सर डेप्थ है 11 किलोमीटर, और वहीं पर कई आसपास का अंटार्कटिका है, वो बर्फ के भले ही कितने ही पास हो, वहां की डेप्थ 3 किलोमीटर है, और एक पैसिफिक ओशन की डेप्थ 10 किलोमीटर है, तो कहां का टेम्परेचर, जिसकी भी सबसे ज्यादा डेप्थ होगी। सो द टेम्परेचर डेप्थ, राइट, ये हो गया। द प्रोफाइल शोज अ बाउंड्री रीजन बिटवीन द सरफेस water of the ocean and the deeper layers. The boundary usually begins around 100 to 400 meters से होती है below the sea surface and extended several hundred of meters downwards. अब ये जरा देखो, ये इक्वेटर है, अब ये इक्वेटर हो गया सर, 0 डिग्री इक्वेटर दिख रहा है नाउ। अब इक्वेटर तो सर मुझे दिख गया, अब क्या अब मुझे कोई नई चीज बता सकते हैं? मैंने बोला भाई बिल्कुल बता सकता हूं, क्या ये इक्वेटर हो गया? अब मैं ये बोलूंगा कि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ पोल हो गया। चलो आगे बढ़े। अब मेरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लगाओ, ये 23 लगाओ, ये 66 लगाओ, और ये 0 लगाओ, और यहां पर ये 23 एंड हाफ साउथ में लगाओ, यहां पे 66 एंड हाफ साउथ में लगाओ, लगा दिया। अब जरा मेरे साथ पढ़ेंगे एक बार फिर से, अब मैं बताने वाला हूं कि टोरिड जोन सर क्या होता है, दैट कॉज आर टोरिड जोन। कौन सा टोरिड जोन? की 0 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 सदर्न हेमिस्फेयर तक, 0 डिग्री से लेके 23.5 सदर्न हेमिस्फेयर में, और 0 डिग्री से लेके 23 एंड नॉर्थ में टोरिड जोन, ये नॉर्थ वाला टोरिड जोन हो गया। नाउ अब यहां पर सर आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहां पर भारत भारत भी स्थित है, भारत के ये 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, जरा 3 स्टेट हो गए, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, झारखंड पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, और आई थिंक यूपी में से शायद होकर गुजरती है। मैं एक बार जरा देखना चाहूंगा, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था।
बिल्कुल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ रह गया था, छत्तीसगढ़ रह गया था, मिजोरम, त्रिपुरा तो मैं बता चुका हूँ आपको। उसके आगे अब यहां पर ये जरा देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ गया, ये जो साउथ अफ्रीका में से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका में से भी होकर गुजरती है, ठीक है। नाउ इसके बाद आओ, अब इसके बाद जो एरिया है साउथ है, साउथ टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन। चलो आगे बढ़ो यार, ये मैप जिसके बना नहीं हुआ ना, देखो साथ के साथ बना लो, मुझे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं चाहिए यहाँ पे। ये अंटार्कटिक सर्कल और ये आर्कटिक सर्कल, समझ में आ रहा है, और ये नॉर्थ फ्रीज जोन और ये सदर्न फ्रीज जोन। चलो आगे बढ़ो नाउ। अब जरा इस मैप को फिर से मैं एक बार बनाना चाहूंगा कि सर मास्टर मुझे एक बार बना के बता। मैं बोलूंगा कि सर जरा ये अर्थ है, ये ऐसे है, छोड़ो इस पेज पे नहीं बनाया, भी बनाता है। ये एक बार एक ट्रिपल स्टार लगा लो इस पे, ये आपको फोटो खींच लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, राइट। यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, अब आगे नहीं बताऊंगा, अभी बता दूंगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम मिल जाए, एक बार टाइम होते जा रहा है। दिस बाउंड्री रीजन्स फ्रॉम वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड ए टर्मोक्लाइन। टर्मोक्लाइन, टर्मोक्लाइन किसे कहते हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। टर्मोक्लाइन की सर ऐसा बाउंड्री रीजन जहां से जो टेम्परेचर डिक्रीज एकदम से रैपिड डिक्रीज होने लग जाए। About 90% of the total volume of water, about 90 is found below the temperate, the deep ocean. In this zone, temperature below approach 0 degree centigrade. 90% of the total water of the found below the is deep ocean. जैसे देखो देखो मैं एक बार बताऊं आपको, ऐसा बाउंड्री रीजन, दिस बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर इज द रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब मैं ये बताना चाहूँ कि जहां पर सर ये जो जोन है, 90% ऑफ टर्मोक्लाइन जो जोन है सर, वहां पर सर जितना भी वाटर है वो सब 0 डिग्री से कम है, राइट। So the temperature structure of the oceans over middle and low latitudes can be described as 3 layer system from the surface of the bottom. कौन से तीन लेयर सरफेस ऑफ द बॉटम है, जरा समझेंगे, जरा समझेंगे कौन कौन से। अर्थ हार्बर्स लाइफ, जरा 3 पॉइंट्स है, जरा समझने की कोशिश करेंगे वो तीनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं सर, जिससे फर्स्ट के बारे में, द फर्स्ट लेयर रिप्रेजेंट द टॉप लेयर ऑफ वार्म ओशियनिक वाटर। फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर First layer represents the top of the warm oceanic water and it's about 500 meter thick. 500 मीटर पतली होती है, which temperature raising between 20 to 25 degree centigrade. The layer within the tropical region, is present throughout the year, but it mid latitudes it develop only during summer. The second layer called is the thermocline layer lies between the first layer and the characteristic by rapid decrease in the temperature increasing depth. The thermocline is 500 to 1000 depth. इसका इतना डेप्थ होता है, जरा समझेंगे यहां तक। द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ओशंस है रिलेटिवली हायर टेम्परेचर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो ओशंस है उनके लिए जो सर क्या प्रॉब्लम होता है, रिलेटिवली हायर टेम्परेचर विद कंपेयर टू द विद कंपेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों हाई टेम्परेचर होते हैं, क्योंकि सरफेस से रिलेटेड होता है, दैट इज द सदर्न हेमिस्फीयर। द हाईएस्ट टेम्परेचर नॉट रिकॉर्डेड टू द slightly north of it. The variation is due to the unequal distribution to land and southern hemisphere. The heat of the transmitted lower sections to the oceans through the process of convections. कि यहां तक कोई डाउट हो तो जरा चीज मुझे बताओ, कि यहां तक कोई डाउट हो तो। मैंने क्या क्या आपको एक एक पॉइंट बताया है, क्या क्या पॉइंट बताए हैं जरा समझेंगे। कि द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स द सरफेस वाटर टेम्परेचर आर क्लोज टू 0 डिग्री बताया हूं, जबकि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन अबाउट 27 डिग्री बताया हूं। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। नाउ सैलिनिटी पढ़ेंगे, और सैलिनिटी के फिर अपन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे।
कि सैलिनिटी क्या होता है सर? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चलो आगे बढ़े। Salinity is the term used to define the total content of dissolved salts in sea. Salinity का मतलब क्या, मैंने आपको लवणता बताया था, जरा याद आ रहा हो तो? लवणता, तो क्या सैलिनिटी का मतलब ये कह सकता हूं कि सर लवणता का मतलब क्या हो गया सर? सोल्ट। हिंदी वाले तो बोले तो इससे इससे पता चल रहा है सैलिनिटी से कि सर सोल्ट की बात हो रही। तो क्या जितना सोल्ट सी में होगा, कि सैलिनिटी इज टर्म यूज्ड टू डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्ट इन द सी, कि सर टोटल कितना समुद्र में कितना लवण, कितना सोल्ट घुला हुआ है। सो इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सोल्ट इन ग्राम एंड डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सी वाटर। कि सर कितना, कैसे काउंट किया जाता है कि कितना ग्राम सोल्ट, कितना ग्राम सोल्ट 1 kg सी वाटर में घुला हुआ है। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट पर 1000 और पर पीपीटी। पीपीटी मतलब पर पार्ट ऑफ ट्रिलियन, ऐसा करके वर्ड यूज होता है। सांद्रता मतलब ये बेसिकली सांद्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है। कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है, कंसंट्रेशन के लिए पीपीटी, पीपीएम, परसेंटेज पर मिलियन, परसेंटेज पर ऐसे कुछ करके पीपीटी पीपीएम के लिए होता है। Salinity of 24.7% has been considered as the upper limit of the demarcate brackish water 24.7% होती है सर, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा होती है ब्रैकिश वाटर में। ब्रैकिश वाटर के बारे में एक बार जरा सा एक बार मेरे को हिंदी अर्थ पता चल जाए, ब्रैकिश वाटर को क्या बोलते हैं? खारा पानी। ब्रैकिश वाटर मतलब होता है खारा पानी, ठीक है। अब जरा ये देखो, अब सी के सोल्ट और सी वाटर के बारे में बात करो। ये जरा ये देखो, ये यहां पर ये वाटर दिख रहा है नाउ, ये क्लोराइड है, 55% क्लोराइड होता है उसमें। सल्फेट होता है सर 7.7%, क्लोराइड होता है सर CHLO क्लोराइड 55%, सल्फेट होता है सर 7.7%, और सोडियम होता है सर 30.6%। और इसके अलावा मैग्नीशियम होता है, कुछ महीना में माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और इसके अलावा कैल्शियम होता है, पोटेशियम होते हैं, ये चीजें होती हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर ये चीजें क्या पूरे समुद्र के पानी में बनेगा? भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये सी वाटर है। अब सी वाटर में 96% यदि पानी है, तो ये जो बचा हुआ 3.5%, 3.5 ग्राम यदि कोई साल्ट है ना, कि 100 ग्राम में इतना साल्ट आता है, 100 ग्राम में इतना साल्ट आता है। अब जरा ये देखो, अब इस साल्ट का इतना परसेंट, इस साल्ट का इतना परसेंट, इस साल्ट के अंदर के बारे में बात करूंगा तो इतना क्लोराइड होता है, इतना फ्लोराइड होता है, इतना सोडियम, इतना कैल्शियम, इतना फलाना, इतना ढिमकाना, इतना सल्फेट, इतना पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सारी चीजें होती है। 3.5 ग्राम का परसेंटेज बता रहा हूं ये मैं। ये बात आ रही हो तो समझने में एक बार वीडियो में थम्स अप ठोक लो, ठीक है। आगे बढ़ू, कौन कौन से पॉइंट्स, जरा अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सर मुझे एक बात समझ में आ गई, आपने एक बात समझा दी कि यदि 100 ग्राम है तो उसमें सर 3.5 ग्राम क्या है सर? 3.5 ग्राम साल्ट है। उस 3.5 ग्राम के अंदर 56% क्लोराइड है, ऐसा कुछ करके सारी चीज आप बता दोगे। मैग्नीशियम सर इतना परसेंट है, कैल्शियम आप इतना परसेंट आ रहा है सर, इसमें माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इतना परसेंट आ रहे हैं सर, ये फालतू की चीजें हैं सर, ये सारी चीजें इतनी आ रही है। दिमाग का फ्यूज चलाओ और ये सारी चीजें लिख दो। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, चलो जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ओशियन सैलिनिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में जरा एक बार एक नजर फेर लेते हैं। द सैलिनिटी ऑफ द वाटर, the salinity of the water in the surface layer of ocean depends mainly on evaporation and precipitation, sorry, precipitation, फिर प्रीसिपिटेशन। जरा समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
कि जो सैलिनिटी है ना सर, वो किसी, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि भले ही मेरी इंग्लिश कमजोर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को पढ़ाना अच्छे से नहीं आता है। आप एक बार कोशिश करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना दोस्तों, कि मैं बहुत अच्छे लेवल से आपको क्लियर करवा दूंगा। इंग्लिश भले ही मैं मानता हूं, लेकिन ये बात मैं एग्री करता हूं कि किसी भी यदि टीचर को इंग्लिश नहीं आती, इस डजंट मीन कि वो टीचर अच्छा नहीं है। देखो इंग्लिश क्या है ना, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो इस वजह से, लेकिन मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, राइट। तो बेसिकली यदि सैलिनिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करूंगा, तो उसके जो अफेक्ट करने का जो रीजन है ना, वो सर या तो इवेपराइजेशन है, या फिर सर प्रिसिपिटेशन है। Surface salinity is greatly influenced in coastal regions by the fresh water from the rivers. It is it is polar region in the process of freezing and thawing of ice. देखो कहाँ कहाँ सर, अब एक बार बताओ, मैं एक बार बताऊं, ये जो यहां से आकर सर, यहां से आकर कोई नदी है, नदी का मुहाना है, यहां पर क्या आपको सैलिनिटी क्या मिलेगी, जरा ऑप्शन बताओ आप। सैलिनिटी जो है, सॉरी, सैलिनिटी है, वो यहां पर क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी सर? क्योंकि जो जो रिवर आ रही है, उस रिवर का जो सर वाटर जो है वो फ्रेश है, वाटर जो फ्रेश है। अब वो फ्रेश वाटर सर जब खारे पानी में मिलेगा तो जो सैलिनिटी वो कम करेगा, राइट। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस सैलिनिटी एज द एरिया ऑफ ट्रांसफरिंग वाटर इज अदर एरियाज। कौन कौन से फैक्टर्स बता दिए जरा मैंने समझना। इवेपराइजेशन बता दिया, इसके अलावा मैंने क्या बोलते हैं, इवेपराइजेशन के अलावा विंड बता दी, इसके अलावा मैंने जो फ्रेश वाटर रिवर्स बता दिया। उसके अलावा जरा आप यहां पर समझेंगे, ये मैंने यहां पर ये क्यों लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर पहले ऐसे था सर, अब यहां पर सैलिनिटी के लिए फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर रिवर, विंड, विंड, इसके अलावा इवेपराइजेशन, प्रेसिपिटेशन या प्रिसिपिटेशन, ये सारे रीजन है सर। ये टाइमलाइन वर्क करेगी, ये टाइमलाइन वर्क करेगी। जरा बनाओ एक बार मेरे साथ सब कुछ। सैलिनिटी को अफेक्ट कौन कौन से कर रहे हैं सर? सैलिनिटी को अफेक्ट ये फ्रेश वाटर एंड ये फ्रेश वाटर रिवर कहां पर करेगी सर? ये कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज में क्या करेगी सर? कम करेगी सैलिनिटी को। यदि इतना सैलिनिटी, यदि ये चीज समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक करो यार। इतना यदि मैं इस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, यदि मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए पीपीटी लेके आ रहा हूं, तो आई होप एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है ना। The ocean currents contribute to the salinity variation. The ocean current contribute to the salinity variation. Salinity is temperature and density of water interrelated. भैया जो ओशियनिक करंट है ना, जो ओशियनिक करंट है, ये भी सर अफेक्ट करती है, ये भी सर अफेक्ट करती है। किसको सर? अफेक्ट एक तरीके से नाउन है, एक बार ध्यान देना, अफेक्ट एक तरीके से नाउन, ये अफेक्ट करती है सर किसको? सैलिनिटी को अफेक्ट करती है। ये मेरी बात समझने की कोशिश करना, पूरा योगदान देती है एक तरीके से ओशन करंट्स। सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इंटररिलेटेबल, इंटररिलेट करते हैं आपस में। हेंस एनी चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ डेंसिटी इन्फ्लुएंस द सैलिनिटी ऑफ वाटर। यदि मैं टेम्परेचर, यदि देखो करंट किस तरीके से सैलिनिटी को, करंट किस तरीके से सैलिनिटी में इफेक्ट करती है, जरा समझने की कोशिश करना। टेम्परेचर में यदि थोड़ा सा भी अपर या लोअर हुआ तो वो सैलिनिटी को डायरेक्ट इफेक्ट करती है, क्योंकि ये सर इंटर रिलेटेबल होते हैं। हाई सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज, लेन वेन इन टर्की 330 ओ, डेड सी की सर खारे पानी की, ये लेन वान है, लेक वान है यार, यहाँ पे बॉडीज लेन वान गलत क्यों लिख दिया इन्होंने, थोड़ा सा इनका उकल नहीं है, यहाँ पे लेक वान करो। जो वान झील है, जो वान झील है, जो वान झील है, लेक वान, वो टर्की में है, और वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे ज्यादा खारे पानी की कोई जगह है तो वो है। उसके बाद डेड सी यानी मृत सागर, उसके बाद ग्रेट सोल्ट लेक 220 जरा इनकी देख लो आप, ये कंसंट्रेशन है सर, ये पर मिलियन पर इंफिनिटी के हिसाब से, ऐसे पीपीटी के हिसाब से जानी जाती है कंसंट्रेशन। नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, और फिर इसके बाद वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में अपन पढ़ेंगे। जरा अपना एक बार नजर घुमाते हैं कितना बचा हुआ है। अभी देखो ज्यादा नहीं बचा हुआ है, जरा ज्यादा नहीं बचा हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी क्या होता है, जरा समझेंगे एक बार इस पे।
द सेलिनिटी ऑफ नॉर्मल ओपन ओशियन रेंजेस बिटवीन 33 to 37 डिग्री। सेलिनिटी जनरली ओशियन की इतनी होती है, वान झील की कितने बताया मैंने अभी आपको, 330 से भी ज्यादा होती है, वान झील की 330 से भी ज्यादा होती है, और वहां पर 228 ही आ जाएगा। इन द लैंड लॉक्ड रेड सी, लैंड लॉक्ड रेड सी मतलब जो लाल सागर है, जो हिंदी मीडियम वाला जो लाल सागर है, इज द हाईएस्ट 41, while is the estuaries as the Arctic, the salinity features from 0 to 35. Seriously, seasonally, in hot and dry regions, their evaporation is high. The salinity sometimes reaches to 70. जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, सैलिनिटी कैसे इफेक्ट कर रही है कि जनरली सैलिनिटी की जो रेंज है वो ओशन के अंदर 33 से 37 तक होती है। इन द लैंडलॉक्ड रेड सी, जो लैंडलॉक्ड रेड सी उसके 28 के आसपास, वो 41 के आसपास हो जाती है। कहां पर सर? रेड सी के, रेड सी में। और जबकि यही मैं इसकी एस्चुरी जो आर्कटिक सी में है उसकी बात करूंगा तो 0 से 35 हो जाती है। नाउ कहां पर है सर? आर्कटिक में है और एस्चुरीज के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ अब दूसरी चीज पे आओ, जरा ये लिख लो, सिर्फ ये एक एक लाइनें लिख लो, ये एक एक लाइनें लिख लो आप लोग, यहीं से आप लोग क्लियर कर लोगे। इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स, हॉट एंड ड्राई रीजन्स के बारे में बात करूंगा तो 70 पहुंच जाएगा इसकी सैलिनिटी। द सैलिनिटी वेरिएशन इन द पैसिफिक ओशन इज मेनली ड्यू टू द शेप ऑफ एंड लार्जर एरिया एक्सटेंड। इस तरीके से इस पर निर्भर करती है। जरा अब ये समझ में आएंगे, ये देखो आप, ये सैलिनिटी होती है इस तरीके से सर, ये सैलिनिटी होती है। ये पूरा डायग्राम मैंने बताया, ये अपना फंडा है सर, अपना फंडा है रोहित सर के साथ। कैसे सर अपना फंडा रोहित सर के साथ कैसे क्लियर करूंगा आपको मैं फंडा, मेरा फंडा कैसे क्लियर करूंगा जरा समझेंगे यहाँ पर। अब मैं सैलिनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए मास्टर, कि आपने ये बताया कि जो करंट की वजह से सैलिनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो जो रेड सी है, जनरली जो सैलिनिटी है सी की वो 27 के आसपास होती है, 30 के आसपास मान के चलो। लेकिन रेड सी की सर 80 होती है। जरा देखो, रेड सी लैंडलॉक्ड है। अब ये जरा रेड सी की 41 होती है, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, रेड सी की 41 होती है, और रेड सी की 41 यहाँ पे लिखो, सॉरी 41, ये 27 to 30 तो 40 कर दो यहाँ पर, बस ये लिख दो। अब इसके बाद आप हॉट एंड कोल्ड एरियाज लिख दो, इसके बाद आप पैसिफिक ओशन लिख दो। यहाँ पर पैसिफिक ओशन क्यों लिख रहा हूं सर? क्योंकि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा होता है कि उसकी वजह से सर इफेक्ट आता है, टेम्परेचर में इफेक्ट आता है। हॉट एंड कोल्ड एरियाज में तकरीबन ये 80 के आसपास पहुंच जाती है। इसके अलावा यदि मैं रेड सी और इसके एस्चुरीज के बारे में बात करूंगा, यहीं 41 से तकरीबन कम होके कम हो जाती है, कम हो जाती है 37, सॉरी। और ये एस्चुरीज के बारे में बात करूंगा तो 0 to 35 रह जाती है। एक बार ये लिख लो फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। Salinity decrease from 35 to 31 on the western part मतलब पश्चिमी भाग of northern hemisphere के, ठीक है, because of influx melted water from the Arctic origin, ठीक है। अब जरा कलर चेंज करके, the highest salinity record between 15 degree to 20 degree latitudes, ठीक है। maximum salinity 37 and observed between 20 to 30 degree and maximum salinity 30 एंड 20 वेस्ट टू 60 डिग्री। जरा यहाँ के बाद फिर अब मैं आगे जाऊंगा कलर चेंज करके। ग्रेजुअली डिक्रीजेस टुवर्ड द नॉर्थ, इट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस टुवर्ड द नॉर्थ। द नॉर्दर्न सी इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, राइट। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है पूरी तरीके से, प्रीपोजिशनल वर्ब होती है। इंस्पाइट के साथ ऑफ ही आता है, डिस्पाइट के साथ भी ऑफ ही आता है। सो द नॉर्थ सी इन स्पाइट ऑफ द लोकेशन हायर लैटिट्यूड्स रिकॉर्डर हायर सैलिनिटी, हाई लैटिट्यूड्स रिकॉर्डर हायर सैलिनिटी। इन सब पॉइंट्स को मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। ड्यू टू द मोर सलाइन वाटर ब्रॉट द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बाल्टिक सी रिकॉर्डेड लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स रिवर वाटर ऑफ द लार्ज क्वांटिटी। देखो यहां पर मुझे एक बात समझ में आई है मास्टर, यहां पर मुझे एक बात समझ में आई है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि कोई फ्रेश वाटर पानी, यदि कोई फ्रेश वाटर रिवर, क्योंकि रिवर में फ्रेश वाटर ही होता है तभी वो रिवर है, क्योंकि वो ग्लेशियर किसी माउंटेन से निकल रही है, पीने योग्य पानी होता है। तो जनरली यदि कोई रिवर यदि निकल रही है तो वो यदि समुद्र में मिलेगी, वो वहां एरिया पर सैलिनिटी कम होगी, पहली चीज। द हायर सैलिनिटी कहां पर रिकॉर्ड होती है? 15 डिग्री से 20 डिग्री लेटीट्यूड्स पे रिकॉर्ड होती है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे, मेरे साथ एक बार लिख लो फटाफट से। सैलिनिटी डिक्रीज कहां से कहां तक? 35 से 31 के बीच डिक्रीज होती है।
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न यदि ये कोई वर्ड है, इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है 30 से 35 से 31 के बीच में डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ जो आर्कटिक ओशियन से, जो आर्कटिक ओशियन से जो वो निकलता है, आर्कटिक ओशियन से जरा क्या निकलता है, पिघला हुआ बर्फ निकलता है, तो उससे सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है सर। ठीक है, उससे सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, वहीं पर सर मैक्सिमम सैलिनिटी 37 ऑब्जर्व्ड बिटवीन 20 टू 30 नॉर्थ 30 नॉर्थ लेटीट्यूड्स एंड 20 डिग्री टू 60 डिग्री वेस्ट में, 20 टू 60 डिग्री वेस्ट में। यहां तक जरा बात हुई हो तो एक बार वीडियो को थम्स अप करो कि हाईएस्ट सैलिनिटी कहां पर, हाईएस्ट सैलिनिटी 15 से 20 डिग्री लेटीट्यूड्स में। नाउ मैक्सिमम सैलिनिटी में कहां पर देखूंगा, तो सर मेरे को पता है कि 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, या फिर 20 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट, इट ग्रेजुअली डिक्रीज टुवर्ड्स द नॉर्थ। इट्स ग्रेजुअली डिक्रीज, घटती जाती है सर सैलिनिटी, नॉर्थ में जाने के साथ साथ घटती जाती है। The northern sea is located higher latitudes recorded higher salinity due to the more saline water. जबकि बाल्टिक सी जो है वो रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू फ्रेश रिवर उसमें आके मिल जाती है, इस वजह से। यहां तक कोई बात। द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर सर आप देखेंगे मेडिटेरियन सी आपको कजाकिस्तान के उधर थोड़ा सा जाएंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा, रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी ड्यू टू हायर इवेपोरेशन। इवेपोराइजेशन भी एक मेजर फैक्टर है सैलिनिटी के लिए, मैंने आपको बता दिया। सैलिनिटी इज हाउएवर वेरी लो इन ब्लैक सी, काले सागर में सबसे कम, ड्यू टू एमोरस फ्रेश वाटर इनफ्लक्स बाय रिवर्स। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन इज 35 है सर इंडियन ओशन की एवरेज सैलिनिटी। द लो सैलिनिटी ट्रेंड्स इज ऑब्जर्व्ड इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। अब रिवर वाटर, सारा रिवर वाटर बे ऑफ बंगाल में चले जाएगा तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यार। बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम होगी, क्योंकि यदि रिवर वहां पर जाके मिलेगी तो बे ऑफ बंगाल में कम होनी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द अरेबियन सी शोज हायर सैलिनिटी ड्यू टू हाई इवेपोरेशन एंड हायर इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, सॉरी। जरा देखो वर्ड, अब इधर से सारी रिवर्स जाएगी बे ऑफ बंगाल में, ये सर यहाँ पर ये कैस्पियन सी है। तुर्की की वान लेक यहाँ कहीं है, जरा यहाँ कहीं तुर्की के वान लेक है, तुर्की के वान लेक है यहाँ कहीं। यहाँ पर डेड सी आपको ये सारे कुछ मिलेंगे, यहाँ पर ये रेड सी वगैरह आपको मिलेंगे। ये कैस्पियन सी है और भूमध्य सागर भी यहीं कहीं है, यहीं कहीं है। अब यहाँ पर अरेबियन सी में क्या, इधर नदियां कम मिलती है फ्रेश वाटर की, तो यहाँ पर हाई सैलिनिटी मिलेगी आपको, और जबकि यहां पर बे ऑफ बंगाल में आपको लो सैलिनिटी मिलेगी। सर ये मैं बहुत मेहनत से काम यहाँ पे देखो सर, बहुत मेहनत लगती है इस चीजों के लिए। ये क्या है, ये भैया वर्ल्ड का मैप है सर, वर्ल्ड का मैप है। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप जरा लिखते रहना चीजों को, ठीक है। एक सेकंड के लिए रुको, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, लास्ट पॉइंट बच रहा हुआ है अपना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं। आ जाओ, जरा एक सेकंड के लिए पानी पीऊंगा, राइट। यहाँ थोड़ा सा चिपके, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी चेंज विद डेप्थ, कैसे चेंज, वर्टिकली कैसे चेंज होगी, पहले अपन ने हॉरिजॉन्टली देख लिया है, पहले अपन ने हॉरिजॉन्टली देख लिया है कि इधर अपन अरेबियन सी की बात कर रहे हैं, फिर इधर अपन बे ऑफ बंगाल, इधर भूमध्य सागर, मतलब मेडिटेरियन सी, रेड सी वगैरह की सबकी बात करी अपन ने। नाउ सैलिनिटी चेंज विद डेप्थ, कैसे सर, अब वर्टिकली बात कर रहा हूँ, वर्टिकली कैसे सर, वर्टिकली कैसे चेंज होती है, ये वर्टिकली ऊंचाई पूर्वक वर्टिकली कैसे चेंज होती है सर, चेंज विद डेप्थ, बट द वे इट चेंज डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द सी। मतलब समुद्र की लोकेशन इस पे निर्भर करती है, भले डेप्थ के साथ चेंज होती है सैलिनिटी, लेकिन इस पे समुद्र की लोकेशन निर्भर करती है। सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीज्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवेपोरेशन, और डिक्रीज्ड बाय द इनपुट ऑफ फ्रेश वाटर सच इज फ्रॉम ए रिवर। ये मैं आपको मतलब जैसे वर्टिकल में होता है वैसे हॉरिजॉन्टल में होता है, क्योंकि सर यदि फ्रेश वाटर मिलेगा तो सर सैलिनिटी कम होगी, राइट। So salinity as depth is very much fixed because of they know where their water is lost or salt is be added। मतलब बेसिकली जो डेप्थ पे जो वाटर होता है, जो डेप्थ पे जो डेप्थ की जो सैलिनिटी होती है वो लगभग फिक्स होती है, क्योंकि वहां पर ना कोई पानी नया आता है। मतलब ऐसे होता है कि कोई पानी लॉस्ट और एडेड नहीं किया जाता। देयर इज ए मार्क्ड डिफरेंस इज सैलिनिटी बिटवीन द सरफेस जोन एंड डीप जोन ऑफ द ओशियंस।
मार्क डिफरेंस किस किस के बीच होता है सर? सरफेस जोन एंड डीप जोन्स के बीच में होता है, राइट। द लोअर सेलिनिटी वाटर रेस्ट अबाउ द हायर सेलिनिटी डेंस वाटर। द लोअर सेलिनिटी वाटर rests above the higher salinity dense water. Salinity generally increase with the depth and there is a distinct zone called the halocline. Halocline बेसिकली क्या होता है ना, देखो मैं आपको बताऊं, यदि डेप्थ बढ़ाते जाओगे तो सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्थ बढ़ाते जाओगे सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। और उसको क्या, उस जोन को क्या बोलते हैं सर? उस जोन को बोलते हैं सर हेलोक्लाइन। वेयर सैलिनिटी इंक्रीज शार्पली, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉज इट्स डेंसिटी ऑफ इंक्रीज, और उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि डेंसिटी कितना होता है, आप जितनी ज्यादा डेप्थ में जाते जाएगा उतनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। और यदि डेंसिटी बढ़ रही है तो सैलिनिटी बढ़ रही है। सैलिनिटी कब बढ़ रही है सर? सैलिनिटी तब बढ़ रही है जब आप डेप्थ में जा रहे हो, जब आप डेप्थ में जा रहे हो, डेप्थ बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक बिलो द लोअर सैलिनिटी वाटर। लोअर सैलिनिटी वाटर के जस्ट बिलो रहता है हाई सैलिनिटी वाटर। दिस लीड्स द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ बाय सैलिनिटी, राइट। नाउ आ जाओ कंसेप्ट टाइट करें एक बार जोर जोर से सीबीएसई की ओर से, एक बार जोर से सीबीएसई की ओर से लगाएंगे कंसेप्ट कि सर सैलिनिटी के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल पढ़ा, मैंने हॉरिजॉन्टल पढ़ा, मैंने उसके बाद वर्टिकल पढ़ा। मेरे दिमाग में एक ही बत्ती जली सर, मेरे दिमाग में एक ही बत्ती चली वर्टिकल के लिए कि जितनी जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा सैलिनिटी होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा सैलिनिटी होगी। और जो लो सैलिनिटी वाटर होता है वो हाई सैलिनिटी वाटर के ऊपर होता है, या फिर हाई सैलिनिटी वाटर इज जस्ट बिलो डाउन द लो सैलिनिटी वाटर। यहां तक चीज क्लियर। हॉरिजॉन्टल में भी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा वान लेक की होती है, सबसे ज्यादा सैलिनिटी, उसके बाद डेड सी की, उसके बाद साल्ट लेक की। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 330 तकरीबन उसकी होती है, 238 फिर उसके बाद डेड सी की होती है। रेड सी के बारे में मैं बता चुका हूं कि जनरली आपको एक रेड सी के आसपास, मेरे को फिर से मैं वो फिगर आउट करना भूल जाता हूँ, तकरीबन 40 के आसपास वो आपको मिलेगी। जरा रेड सी के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल में अपन को देखने को मिला था। रेड सी में 41 के आसपास अपन को मिली है। और जो इसकी एस्चुरीज है ना सर, वहां पे आपको 0 से 35 आपको देखने को मिलेगी। और हॉट और ड्राई रीजन्स में वेयर इवेपोराइजेशन इज हाई, जहां पर इवेपोराइजेशन इज हाई होगा सैलिनिटी रीचेस टू 70 टू 80 70। इवेपोराइजेशन मैंने आपको एक मेजर फंडा बताया कि जहां पर इवेपोराइजेशन ज्यादा होगा, जहां पर इवेपोराइजेशन ज्यादा होगा वहां पर सर सैलिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप प्लीज अपना प्यार बनाए रखें। थैंक्स। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपको हमारा लिंक सब मिल जाएंगे। ये हाईलाइटर है जिससे आप चीजें हाईलाइट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ठीक है, हो गया खत्म, राइट। सो अपना यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं इसके एमसीक्यूज जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज ऐसे ही एक बार वीडियो को लाइक करें। इतने प्यारे नोट्स बनाने के लिए, इतना प्यारा पीडीएफ आप लोगों को देने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर।